रुझानों में एक बार फिर से तस्वीर बदली है और इस बार की जो तस्वीर है वो और ज्यादा कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए उम्मीदों को बढ़ाने वाली तो बीजेपी के लिए मायूसी भरी है। निश्चित तौर पे अभी जो आंकड़े आए हैं उनसे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस जो है पूरी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए ये मौका है और कांग्रेस के लिए जो है ये खुशी का अवसर है, क्योंकि कर्नाटक को ये माना जाता है कि कर्नाटक दक्षिण भारत का हृदय है और गोवा और तमिलनाडु जो है आसपास सटे हुए राज्य हैं। तो लोकसभा चुनाव में भी उसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है, इसलिए हम्म। कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि देखिए, ये जो 124 सीटें वहां पे मौजूद है, इनका लोकसभा पे कितना असर पड़ता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। कई बार राज्य की जनता ये समझती है आदर्श, कि क्या आप राज्य। ये मानते हैं कि कांग्रेस ने जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कर्नाटक से ही आते हैं और एक दलित कार्ड जो है वो भी उन्होंने यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान खेला है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसका श्रेय मल्लिकार्जुन खड़गे को जाता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बजाय कोई और भी होता तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम्म। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस जो है वहां स्थानीय तौर पर भी अगर चूज करती तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क हम्म। इस बात से पड़ता है कि कौन व्यक्ति वहां मुख्य चेहरे में शामिल है और कौन व्यक्ति प्रचार कर रहा है। हम्म। राज्य की जनता को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन नेता जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम्म। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में हमेशा अलग अलग फैक्टर रहे हैं। वहाँ लिंगायत समुदाय के लोग जो हैं वो भी काफी हद तक, येदियुरप्पा जो है उसी समुदाय से आते हैं। तो छोटे छोटे फैक्टर्स ने भी काफी प्रभावित किया है। और इस बार जो है बहुत सारे नए वोटर, यानी कि करीब मुझे लगता है कि 9 सवा 9 लाख जो है नए वोटर हैं जो कि युवा हैं और वो पहली बार वोट डालेंगे। तो उन्हें जो है रोजगार और तमाम दूसरे पहलू जो आमतौर पर होते हैं वो उन लोगों को ध्यान में रख करके देते हैं। दूसरी बात, जो बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़े से वो रिलीजन और धर्म आधारित जो है वो कई बार उन चीजों पे भी प्रतिक्रियाएं अपनी देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग मुद्दे काम करते हैं चुनाव में, लेकिन मेरा सीधे तौर पर मानना यह है कि कांग्रेस ने इसमें पूरी ताकत झोंकी है। हम्म। बीजेपी ने भी, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन कर्नाटक कभी भी बीजेपी के लिए बहुत चिंता का सबब नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी का जो मुख्य फोकस रहा है वो हमेशा से हिंदी भाषी क्षेत्र रहा है, हिंदी भाषी राज्य रहे हैं। लेकिन तो दक्षिण में बीजेपी। भी बीजेपी अपनी पकड़ अब मजबूत करना चाहती है और बीजेपी के लिए दक्षिण में ये शुरुआत करने का एक अच्छा मौका हो सकता था अगर कर्नाटक में सत्ता में वापसी करती, लेकिन इस बार लग रहा है कि वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर कर्नाटक में बीजेपी को बढ़त मिलती या कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हिंदी भाषी राज्यों पर पड़ता। हिंदी हम्म। भाषी क्षेत्रों पर उसके मतदाता इस बात को ध्यान में रखते कि दक्षिण भारत के राज्य भी जो है भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं। लेकिन ये स्थिति फिलहाल नहीं है और कांग्रेस के लिए सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के लिए अभी भी मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करना या हम्म। फिर कर्नाटक का चुनाव अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उसे लेकर के एक नया माहौल पैदा करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और कांग्रेस अभी उस लिहाज से, जहां तक मैं समझता हूं, राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनाव का शायद फायदा न उठा पाए। लेकिन हाँ, ठीक है। उससे कांग्रेस का मनोबल जरूर इस ठीक परिणाम है से बढ़ आदर्श, सकता आदर्श कुछ कहना चाह रहे हैं? आदर्श जी अपनी बात रखिए, फिर मैं जाटव जी का रुख करूंगी जी। है। तो जी। आदर्श। हाँ, शायद आप अपनी बात रखना चाह रहे कुशाग्र हैं जी, तो। कुशाग्र कुशाग्र अपनी बात रखें, ठीक है। हाँ। जी। आ, आदर्श जी से मैं थोड़ा सा यहाँ पे इत्तेफाक नहीं रखूंगा। जैसा उन्होंने बताया कि कांग्रेस को अपने संगठन में चेंजेस करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा आदर्श जी, खड़गे जी जिस तरीके से एक सीनियर लीडर सिर्फ कांग्रेस में नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स में भी है, जिस तरीके से उन्होंने धुआंधार प्रचार करा और एक बैक टू बैक रैलीज, बैक टू बैक रोड शोज, पब्लिक मीटिंग्स जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटका में करी, वो एक प्राइम फेस बनकर रहे।
और जिसका सबसे बड़ा असर कर्नाटक इलेक्शंस में मिला। अब थोड़ा सा मेरे को आपसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर ये है कि जब भाजपा जीतती है कर्नाटक तो आप कहते हैं 2024 में आगे के स्टेट्स के लिए भाजपा के लिए रास्ते खुल जाएंगे, बट वही चीज जब कांग्रेस करती है तो आप कहते हैं कि वो चीज वो नहीं खुलेगी आगे। मैं आपको बस एक चीज राष्ट्रीय स्तर बताना पर चाहूंगा कांग्रेस को कि फायदा नहीं मिलेगा इसका, इस जीत का, आदर्श जी ने कहा। मैम देखिए इसका देखिए फायदा कायना जी इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को मिलेगा, बिकॉज ये हमारी जो जंग थी जो राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई, 550 किलोमीटर से ज्यादा और 27 दिन लगभग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो रही वो कर्नाटक में रही, उसका असर ये लोगों पर पड़ रहा है कि हाँ एक विश्वास जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों का चला गया था, मैं पूरी तरीके से मानता हूँ वो वापस आ रहा है कि जिस तरीके से लोग परेशान है। आप एक चीज का ध्यान रखिए कि कर्नाटक का जो इलेक्शन है वो एक नेशनल लेवल पर इसलिए काउंट हो सकता है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों ने अब स्टेट के साथ साथ बाकी मुद्दों पर भी वोट किया है, जैसे बेरोजगारी है और हर वक्त की ये जो हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति ये लोग करते हैं उससे त्रस्त होकर उससे परेशान होकर जो किया है। अब यही ट्रेंड मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोल रहा था बाकी स्टेट्स में भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जनसंपर्क अपना जो मैं मानता हूं जो खोया था, बट भारत जोड़ो यात्रा से जो वापस लेकर आए हैं, जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज अब हम लोगों की बेटर हुई है, उसका सिर्फ एक ये डमी है जो कर्नाटक हम लोग जीत रहे हैं और आगे के स्टेट्स में भी ये चीज कंटिन्यू रहेगी और लोगों का अब एक मन बदल चुका है कि बहुत हो गया हिंदू मुसलमान के ऊपर फसाद और ये सब, अब लोगों को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की तरफ वापस जाना, तो इस वजह से इसका जो फायदा है वो 2024 के लिए निश्चित होता हुआ तो कुशाग्र आप ये कह रहे हैं कि ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है और भारत जोड़ो यात्रा जो है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जाटव जी, मन की बात अब लोगों के मन तक नहीं पहुंच रही है, भारत जोड़ो का असर दिख रहा है राहुल की। देखिए देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हर चुनाव के बाद में परिणाम जो है वो बिल्कुल बदलता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि पहले भाजपा थी, उसके बाद में कांग्रेस आई। ठीक इसी तरीके से दक्षिण भारत के भी जो राज्य हैं वो हमेशा कांग्रेस को या वहां के जो क्षेत्रीय जो दल हैं उनको समर्थन देते रहे। भाजपा का वहां पर अभी काम शुरू हुआ है तरीके से ये माने। कर्नाटक में इस तरीके से हम एक स्थिति में रहे पर रिपीट नहीं हो पा रही है, वो जो क्रम है वो वहां पर ठीक है जाटव जी, मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूंगी, यहीं से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, आपकी बात में पूरी लूंगी, लेकिन इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। रामपुर की स्वार विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। स्वार विधानसभा उपचुनाव के रुझान आए सामने। अपना दल के प्रत्याशी शफीक अहमद को 12,509 वोट मिले हैं। सपा के प्रत्याशी अनुराधा चौहान को 8,010 वोट मिले हैं। अपना दल के प्रत्याशी शफीक अहमद 4,499 वोट से आगे दिखाई दे रहे हैं। तो स्वार विधानसभा उपचुनाव के रुझान सामने आना शुरू हो गए हैं। अपना दल की जो प्रत्याशी हैं शफीक अहमद, उन्हें 12,509 वोट मिले हैं। सपा के प्रत्याशी को 8,010 वोट काफी पीछे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और अपना दल की प्रत्याशी शफीक अहमद। तो कर्नाटक के रुझान जो है काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं, दिलों की धड़कनें भी यहाँ पर बढ़ रही हैं और उम्मीदें जो हैं वो कांग्रेस की लगातार बुलंद होती जा रही है, लेकिन बीजेपी का जो खेमा है वहां पर मायूसी साफ नजर आने लगी है। कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कर्नाटक में जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, तो वहीं पर दिल्ली मुख्यालय में भी, कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में भी जश्न की कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। जी जाटव जी, क्या कहेंगे कि बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात अब जनता के मन तक नहीं पहुंच रही है, भारत जोड़ो यात्रा का असर अब दिखना शुरू हो गया है? देखिए प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विषय है, तो ये एक कम्युनिकेशन है पब्लिक के साथ में, और वो क्रम जो है वो एक अलग तरीके का जब से हमारी सरकार बनी है वो शुरू हुआ, और इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो सराहनीय रहता है। इसको हम चुनाव के साथ में कोरिलेट करें वो ठीक नहीं है। इससे पहले तमाम जगह पर तमाम मन की बात हुई और कहीं हम चुनाव जीते भी हुए हारे भी, तो उसका परिणाम कर्नाटक चुनाव पर ऐसा कुछ नहीं है। कर्नाटक चुनाव का मैंने बताया ना कि एक ट्रेंड है, कुछ देश के राज्यों का ट्रेंड है जो हर
हर 5 वर्ष में चुनाव के दौरान वो बदलता है। लेकिन यही तो ट्रेंड कभी उत्तर प्रदेश में भी था। कभी कभी भाजपा। सरकार ने जो थी होती है सत्ता में, उसने वापसी नहीं की, लेकिन बीजेपी ने उसे तोड़ दिया और एक लंबे अरसे बाद पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी रिपीट करते हैं सरकार को। यही ट्रेंड हमने टूटते हुए देखा उत्तराखंड में, वहां भी कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाई दी। रिवाज हाँ, मैं बदलता वही है, कह रहा हूँ बीजेपी ना। कहती है कि रिवाज बदलेगा, परंपरा टूटेगी, लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक बात है, एक पॉजिटिविटी के साथ में ही चुनाव में जाया जाएगा। हम ये सोच करके नहीं जाएंगे कि हम ये चुनाव हारेंगे क्योंकि पिछली बार जीते हैं, मगर हम ये मान करके ही है कि हम बेटर करें, अच्छे से अच्छा डिलीवर हो, और साथ ही साथ जो ट्रेंड बने हुए हैं वो बदलें। पूरा प्रयास किया, और मुझे लगता है कि अभी मैंने कहा शुरुआती रुझान है, हो सकता है ठीक है। कि जो है हम बेटर पोजीशन में हो, सरकार बनाने की स्थिति में हो, मगर अभी इतना जल्दी नहीं। मगर हाँ, ये जो ट्रेंड है इसको भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ट्रेंड बदले भी है, जैसे अभी आपने जिक्र करा उत्तर प्रदेश के बारे में। तो और यहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश, जिसके लिए हम वो पूरी तरीके से आश्वस्त थे, वो छिटका वहां से। तो वहां पर जनता जो है, वो मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं तमाम चुनावों में पहाड़ी क्षेत्रों में और रहा, तो वहां पर मैंने एक चीज तो देखा है कि जो सड़क पंचवर्षीय योजना में बनती है और पहाड़ के जो बारिश वगैरह की वजह से टूट जाती है, और टूटने के बाद फिर 4 वर्ष तक या 3 वर्ष तक जो है वो विधायक जो है इतना प्रेशर में रहता है, क्योंकि वहां की जो लोकल जनता है वो उसको दोबारा बनवाने की मांग करती है। वो रिपेयर नहीं हो पाती, वो बन नहीं पाती है कहीं ना कहीं, और वो सीधा विधायक से लोग नाराज होकर के नए विधायक को चुन लेते हैं। तो ऐसा एक प्रोसेस चलता रहा है। तो जाटव जी, आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल की जनता जो है वो सड़क के मुद्दे पर वोट करती है? मैं एक आपको उदाहरण दिया कि इस प्रकार की सोच वहां पर, क्योंकि लोगों के बीच में अपने इश्यूज को लेकर के एग्रेसिवनेस रहती है कि मेरा विषय, मेरा जो इशू है वो सबसे पहले सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो इस वजह से वो नाराजगी और नए चेहरे को बुलाना, इस टाइप का क्रम बना रहता है, और ये बना भी रहना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू तो आप ये मान रहे हैं कि तो कर्नाटक में इस वक्त जो है बीजेपी के लिए नाराजगी है, और नाराजगी की कई अपनी वजहें हो सकती हैं? देखिए, मैंने बीजेपी क्या से कहा, नाराज है कर्नाटक की जनता। मैं क्या कह रहा हूँ आप, नहीं, अभी आपने कहा कि जो है हिमाचल में वो कहीं ना जनता कहीं जो नतीजे सामने आते हैं उसका कारण यही रहता है कि अगर कुछ चीज हो जाती है तो वहां के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो सर उठाते हैं, और जनता उसके आधार पर जो है वोट करती है। नाराजगी इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है, नतीजों के हार जीत के पीछे। आप एक बात बताएं, कोई जीतता है तो उसके लिए पॉजिटिव हो गया, हारेगा तो स्वाभाविक बात है ना कि नाराजगी है वहां की जनता के मन में। तो मैं भी तो सीधा सीधा यहाँ जाटव जी वही यहाँ पूछ रही हूँ, यहाँ कर्नाटक में आप मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अब नाराजगी है लोगों के मन में? देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, मैं वहां की जनता के मैंडेट का स्वागत कर रहा हूँ, और 11 बजे के बाद में स्थिति स्पष्ट होगी। अभी सब कुछ कहना बहुत जल्दबाजी। आप बात को गोलमोल घुमा रहे हैं, आप सीधे सीधे शब्दों में नहीं कह रहे हैं, आप हामी नहीं भर रहे हैं, आप दूसरे स्टेट के लिए कह रहे हैं कि हाँ वजह ये होती है जीत और हार की। सामने नहीं है, नहीं, अभी फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं, मैं तो आपसे सीधा सा सवाल कर रही हूँ, अगर आप हार जीत का जो पैमाना है उसे इसी आधार पर तय कर रहे हैं कि इसके कारण जो होते हैं वो नाराजगी होती है, तो मैं तो नाराजगी की ही बात पूछ रही हूँ। अगर कर्नाटक में ये रुझान सामने आ रहे हैं तो क्या इसके पीछे का कारण जो है नाराजगी है बीजेपी के लिए लोगों के मन में? स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है। अगर कोई भी पक्ष हारेगा तो जनता में नाराजगी है, इसमें पूछने वाली बात ही क्या। मैंने आपको कहा ना कि जो भी व्यक्ति हारता है वो जनता के मैंडेट के कारण से हारता है। अगर जीतता है तो जनता खुश है तो वो जिताएगी, और जनता नाराज है तो वो हराएगी। इसमें क्या पूछना है? नहीं, अभी आप इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे थे ना, आप स्वीकार करने में थोड़ा हिचक महसूस कर रहे थे। स्वीकार नहीं करना? ठीक है, चलिए कुशाग्र जी, चलिए आगे बढ़ते सर, आगे जाटव जी आगे बढ़ेंगे इस मामले से। ठीक है कुशाग्र, कायनाथ जी, कुशाग्र जाटव जी, पहले तो आपका कुशाग्र आपकी बात लूंगी। आदर्श जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात से ही फिर आपसे हम चर्चा को शुरू करेंगे। एक बात कही कि अगर कांग्रेस ये चुनाव जीतती है तो उसका
मैंने कहा कि इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा कम होगा, बीजेपी अगर जीतती तो ज्यादा इम्पैक्ट होता, ऐसा आपने बताया। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस अगर ये चुनाव जीतती है तो कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में चुनाव जीतना जो है वो एक सामान्य बात रही है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस जो है उन राज्यों में कम्युनिकेट करती रही है, कांग्रेस अपनी बातें रखती रही है। लेकिन बीजेपी के लिए ऐसा करना जो है वो एक सामान्य स्थिति से अलग श्रेणी में ले जाता है। इस आधार पे मैंने ये बात कही थी कि अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती तो इसका फायदा जो है वो हिंदी राज्यों में जोर शोर से उठा करके ले सकती थी। कांग्रेस के लिए भी मैंने यही बात कही कि कांग्रेस अगर ये चुनाव जीतती है तो उसका मनोबल बढ़ेगा, वो आगे और तीव्रता से अपने अलग अलग राज्यों में इसका प्रचार प्रसार करेगी। मेरा मकसद जो कहने का सिर्फ ये था कि कांग्रेस हिंदी भाषी राज्यों में उतनी तेजी के साथ जो है चुनाव, उतनी ताकत के साथ चुनाव प्रचार नहीं करती है। उदाहरण के लिए मैं बिहार की बात आपको बताऊंगा, पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें कांग्रेस को अच्छी खासी संख्या में सीटें दी गई थी जहां से वो चुनाव लड़ सके। लेकिन न तो राहुल गांधी जी ने, न तो प्रियंका गांधी जी ने, न ही कांग्रेस के बड़े नेता ने वहां पर अपनी शक्ति लगाई या वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किए। मेरा जो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि कांग्रेस जो अब तक रहा है, आगे कांग्रेस क्या करेगी उसे मैं वो तो आप समझेंगे क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब तक जो ये रहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकती रही है और उत्तर भारत के राज्यों में उस एक तरीके से उदासीनता थोड़ी सी रहती है। स्टेट्स बड़े होते हैं, जिस लिहाज से उसको प्रयास करना चाहिए था उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी नहीं करती रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि बीजेपी के लिए ये एक अलग स्थिति होती है और कांग्रेस तो जीतती रही। ठीक है, कुशाग्र। आदर्श जी, मैं बस पहले मैं जाटव जी की बात से शुरू करना चाहूंगा। पहले तो जाटव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस चीज को पॉइंट आउट करा जो पॉइंट आउट करने से भाजपा का हर प्रतिनेता, हर एक नेता बचता है कि नाराजगी है लोगों में, और नाराजगी इस हद तक है कि अब आप, मैं एक यूथ का पार्ट हूं तो मुझे भी पता है कि मुझे भी चीजें समझ अब आ रही हैं कि भाजपा का एक ट्रेंड चलता चला आ रहा है जो सिर्फ एक कम्युनल पॉलिटिक्स से रहता है, और उनको सिर्फ ध्यान भटकाने होते हैं मुद्दों से, क्योंकि ना वो स्टेट में डिलीवर कर पाते हैं ना वो देश में डिलीवर कर पा रहे हैं, जिस वजह से हमारी इकोनॉमिक नीचे गिर रही है, हमारा दिन प्रतिदिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जैसा आपने बोला, स्टेट इलेक्शंस में भी वो लोग स्टेट के मुद्दों पे बात ही नहीं करते हैं, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। जिस तरीके से वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी बजरंगबली को लाके, कभी किसी चीज को लाके, ये उनका ट्रेंड अब जनता को समझ आ गया। और इसी वजह से थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग कि भाजपा को लोगों ने निकालने के लिए बिल्कुल अपनी कमर कस ली है। और आदर्श जी, मैं आपकी बस एक बात ये बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल मैं मानता हूं कि बिहार में हमारे जो हमने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं आए उस तरीके से। मगर सबसे बड़ी बात अब ये है कि जिस तरीके से मैं कर्नाटक के लिए इसलिए बोल रहा हूं सर, क्योंकि राज्यों में जो ट्रेंड बदल रहा है, अगर आप देखेंगे वो स्टेट के मुद्दे तो है ही है कि जहां पे भाजपा डिलीवर नहीं कर रही है, और जिस तरीके से वो कम्युनल पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये बात मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि इन लोगों की एक आदत सी बन गई है हर बार कम्युनल पॉलिटिक्स को बीच में लेकर आना, कभी बजरंगबली, कभी केरला स्टोरी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और अब ये चीज लोगों को समझ आ रही है। और कर्नाटका का जो एक एजुकेटेड यूथ रहा है, वहां पर आईटी प्रोफेशनल्स है, आईटी हब है, अगर वहां से हम लोग अब जीतने की शुरुआत कर रहे हैं, अब हमारे गेट 2024 के लिए खुल रहे हैं, तो अब आप ये सोचिए कि इसका इम्पैक्ट एक पूरे यूथ पर किस हद तक पड़ सकता है कि जब कर्नाटका के लोग इस तरफ से सोच रहे हैं, एक पढ़ा लिखा तबका अब इस तरफ से सोच रहा है कि हमें प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए हमें सरकार चाहिए, हमें कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं चाहिए। तो यही ट्रेंड मैं मानता हूं हिंदी भाषी राज्यों में कुछ ज्यादा असर उस चीज का पड़ता है, मगर अब उस चीज से भी लोग काफी ज्यादा से त्रस्त हो चुके हैं। अब आप पेट्रोल का देख लीजिए, आप राशन का देख लीजिए, आप लोगों की बेसिक नेसेसिटी का देख लीजिए, लोग इस हद तक परेशान है कि लोगों ने अब अपना पूरा मन बना लिया है। और इस चीज को एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि मन की बात, जो जैसा जाटव जी ने बोला था, ये एक वन वे कम्युनिकेशन है। एक जो लीडर होता है लोगों का, उससे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे भी तो मन की बात सुनिए। एक बार दो बार नहीं, 100 बार आप सिर्फ अपने ही मन की बात कर रहे हैं। कभी आज तक आपने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि मेरी जो पॉलिसीज चल रही हैं, मैं जिनका बहुत बखान करता हूं, क्या वो ग्राउंड पे लोगों तक पहुंच रही है। यही उज्ज्वला योजना के लोग थे जो पहले प्रधानमंत्री की मन की बात के बोलते हैं हमें सिलेंडर मिल गया, बाद में जाके बोलते हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो जनता के मन की बात आप लोगों ने नहीं सुनी है। ये अहंकार भाजपा का और शहंशाह का जो अहंकार रहा है, उसको चुनौती देने के लिए लोगों ने कर्नाटका का रिजल्ट दिया है।
और हर स्टेट में ये ट्रेंड रिपीट होगा, क्योंकि अब लोगों ने मन बना लिया है कि जो नेता, जो कि राहुल गांधी है, जो उनके मन की बात सुन रहा है, जो 4000 किलोमीटर सिर्फ इसलिए चला ताकि एक एक स्टेट में जो लोग परेशान हैं उनकी बात दिलों तक वो जोड़ सके, लोगों की बात सुन सके, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके, और वही लोगों को नेता चाहिए। अब अपने मन की बात करने का लोगों को नेता नहीं चाहिए, ये बात का फैसला लोग कर चुके हैं। अब चाहे वो हिंदी भाषी ट्रेंड हो या फिर कोई भी ट्रेंड हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही ट्रेंड चलेगा। जो नेता लोगों की बात सुनेगा, जो नेता लोगों के मन की बात सुनेगा, उसी की सरकार बनेगी और वही जीतेगा, जो राहुल गांधी कर चुके हैं और जो दिन प्रतिदिन वो कर रहे हैं, जिसका रिसेंट एग्जांपल भी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा। ठीक है जाटव जी, जी जाटव जी क्या कहेंगे यहाँ पर कि अब लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अब उनके मन की बात भी सुनी जाए, अब वो वोट के माध्यम से चोट कर रहे हैं सत्ता को, उस नशे जो नींद है उसकी नींद को तोड़ना चाहते हैं, सत्ता के नशे से उसे जो पार्टियां चूर हो चुकी हैं उनको जगाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। महंगाई जैसे मुद्दे की अभी बात की कुशाग्र ने, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है आगे भी उतना ही ज्यादा प्रभावित करने वाला है चुनाव में हार जीत को, जिस प्रकार से अभी दिखाई दे रहा है? एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जस्ट एक सेकंड में, कि आप इकोनॉमी की भी बात करें, आप अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करें, अब लोगों को यही चीज दिख रही है कि 2014 तक जो ये 70 साल बोलते हैं, उसमें डीआरडीओ, इसरो, आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स किस तरीके से डेवलप्ड हुए और किस तरीके से 2014 से अभी तक किस तरह हमारे देश पर कर्जा कितना बढ़ा है। अब इन चीजों को भी लोगों ने नोट करना शुरू करा है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब बस कम्युनल पॉलिटिक्स से लोग निजात चाहते हैं, भाजपा से पूरी तरीके से निजात चाहते हैं और इस महंगाई से निजात चाहते हैं। ठीक है जाटव जी। देखिए, ये ठीक बात है कि जो है जनता उसके बीच में कहीं कुछ आक्रोश होता है, तभी जो है वो प्रत्याशी जो है चुनाव हारता है, और कुछ कहीं कुछ डिलीवरी में कमी रह जाती है तो प्रत्याशी चुनाव हारता है। और ये आंकड़ा का विषय है, जो भी सरकार हारे, जो भी पार्टी हारे, उसे विचार करना चाहिए और उसी आधार पर अगली रणनीति बनाने की आवश्यकता रहती है। अभी देखिए, इतनी बढ़िया बात मैं आपको बता, सड़कें हैं और उन पर इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा, जो शायद बहुत समय लेती, इतनी बढ़िया सड़कें होने के कारण से ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये समय पे पहले तो गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ती थी, हमारे तो बनाई गई सड़कों पर ही ये निर्बाध करके जनता को सड़कें नहीं दिखाई दी। अभी जाटव जी आपने अभी सड़कों की बात की थी, हिमाचल की सड़क की बात अभी आपने की थी, अब आप कर्नाटक की सड़क की बात कर रहे हैं। सड़कों का आपने कहा कि अच्छी सड़कें यहाँ पर बीजेपी ने दी, तो फिर हिमाचल की फिर मैं वही बात आ जाती हूँ करने कि अगर हिमाचल में भी यही था तो आपने फिर ये बात क्यों कही कि वहां पर टूट जाती है और लोगों में नाराजगी हो जाती है? जी मैं बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं सारी बात बोलूंगा। ठीक इसी तरीके से हम निर्बाध रूप से कम्युनिकेशन, जो 2014 से पहले हम इंटरनेट करना बहुत बड़ा एक खर्चा हुआ करता था, बहुत धीमे सारी चीजें हुआ कर, ये सब चीजें अच्छी तरीके से उसी को कम्युनिकेट करते हैं, उसका लाभ जो है कांग्रेस को भी मिला। भारत जोड़ो यात्रा में भी उन सड़कों पर निर्बाध रूप से, जहां पहले गड्ढों में सड़कें बनते थे, आज सड़कों पर कोई गड्ढा नहीं दिख रहा और कश्मीर तक पहुंच गई, ये क्या नाम है, दक्षिण भारत। तो उस चीज का इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि कितनी बढ़िया सड़कों पर हम चल रहे हैं, जिसको भाजपा ने बनाया। ठीक है, नहीं भी करना चाहिए, अन्य विषयों को लेकर के चले, मगर कहानी क्या है, कांग्रेस है वो लोगों को गुमराह करने में सबसे आगे रही, और यही परिणाम है कि ये लोग जो है भोली भाली जनता को गुमराह करने में, आतंकी को बजरंग दल के साथ में जोड़ना, आतंकी संगठन को बजरंग दल के साथ प्रतिबंधित किया जाएगा, पर बजरंग दल भी सब प्रतिबंधित किया, इस प्रकार के विषय कहकर के कांग्रेस जिस तरीके से लोगों को काम कर रही है, वो जो लोगों के ऊपर, क्योंकि कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे, ये उस जगह पर चोट मारते हैं जहां से सीधा अटैक
नहीं, पहली बात तो ये जाटव जी की तो धर्म ये की चीज़ पे राजनीति सबसे तो आगे होनी है। ही नहीं चाहिए। राजनीति के लिए है, जनता की सेवा के लिए होती है। वो सिर्फ जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए, ना कि धर्म पर होनी चाहिए। जी कुशाग्र। तो इन्होंने जिस तरीके से मैं एक बात जाटव जी की बोलना बैन चाहूंगा कि लगाने की सबसे बात पहले बजरंग कही। दल को अ, आतंकवादी किसी ने अगर बोला था या इनके आईएसआई से लिंक जो बताए थे, वो इनके खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नेता है, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2017 में बताया था कि किस तरीके से बजरंग दल के लोग आईएसआई सर्टिफाइड लोग हैं। तो इसका आंसर तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पहले ले कि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उस टाइम ये बातें उन्होंने क्यों बोली थी। सेकंड थिंग, ध्रुव सक्सेना क्या हमारी पार्टी से था जो आईएसआई से रिलेट हुआ? वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। अभी रिसेंटली डीआरडीओ के एक डायरेक्टर का जो केस आया, वो पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व थे, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन उन्होंने लीक करी। किस पार्टी का और किस संगठन का स्तुति गान उन्होंने करा था, किससे वो जुड़े हुए थे? वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। सेकंड थिंग, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमने कभी ये नहीं बोला कि बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है। बजरंग दल के जो कार्य हैं वो लोगों को आतंकित करते हैं। क्या मीडिया ने नहीं देखा कि किस तरीके से ये लोग कभी वैलेंटाइंस डे, कभी कुछ जाके कपल्स को टारगेट करते हैं? किस तरीके से जो लोग एडल्ट है ऑलरेडी, अगर कोई पार्क में बैठा है, किसी के साथ बैठा है, कुछ बैठा ठीक है, है किस तरीके आदर्श से ये जी। लोग एक माहौल बनाते हैं। ठीक है। और सेकंड थिंग मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्या श्री राम सेना जो मनोहर पारिकर जी ने 2009 में बैन करी और 2014 में उस बैन को एक्सटेंड करा, इसका मतलब भाजपा राम विरोधी है? क्या इन्होंने शिवसेना को धोखा दिया? क्यों? तो ये क्या महादेव विरोधी हो गए? इस तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स को रंग देना और किसी भी मुद्दे को मोड़ देना, ये भाजपा की एक गंदी राजनीति जो है ना, कि भगवान को भी अपने तरीके से इस्तेमाल करना कि चलो यूपी में राम जी का ट्रेंड चल रहा है तो हम यूपी में राम जी की बात कर लेते हैं, हम्पी में, कर्नाटका हम्पी के अंदर है तो चलो यहाँ पे हम बजरंग बली को लेकर आते हैं। अब उन्हीं बजरंग बली ने जब अपना गदा चलाया है तो जनता को प्यार दिया, और जनता ने ये जो प्यार दिया और अपना आशीर्वाद दिया है वो कांग्रेस को मिला है। अभी जो सीटें हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये रुझान है और हम लगभग 150 का आंकड़ा टच करने में कोई देरी नहीं लगाएंगे। चलिए, तो कुशाग्र कह रहे हैं कि 150 का आंकड़ा कांग्रेस पार करेगी। आदर्श जी, आपको क्या लगता है कि ये जो रुझान है ये कहां तक सही साबित होने वाले हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपसे एक बात यही जानना चाहूंगी, क्योंकि समय मेरे पास अब बहुत कम बचा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, कि आप क्या मानते हैं कि जो स्थानीय मुद्दे थे कर्नाटक के, वो कहीं ना कहीं हावी रहे? जिस तरह से कर्नाटक में ठेकेदार कमीशन का एक मुद्दा उठा और कहा गया कि जो ठेकेदार हैं उन्होंने कमीशन के गंभीर आरोप लगाए हैं, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के, मंत्रियों के नाम उसमें आए थे, प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा गया था कि इसमें एक्शन ले, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या लगता है, क्या वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस तरह के रुझान सामने आने का एक कारण रहा? आदर्श जी, मैं बस एक मिनट के लिए माफी चाहूंगा आपको। कुशाग्र, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से मुझे समाप्त करना है। ठीक है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि संतोष पाटिल जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो बीजेपी के ही नेता थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि किस तरीके से 40% की घूसखोरी ये लोग सरेआम कर रहे हैं। उन्होंने सुसाइड करी। मठ के लिए दिंगलेश्वर स्वामी जी ने लिखा कि ये लोग मंदिर और मठ का पैसा रिलीज करने में भी 22% का कमीशन मांग रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने स्कूल्स को भी नहीं छोड़ा, जो 18,000 स्कूल्स के जो रिकॉर्ड थे, उन्होंने भी करप्शन के इल्जाम लगाए। जल्दी। कायनात, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इस चुनाव में हावी रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो है एक सत्ता के खिलाफ जो है एक धीमा विद्रोह जिसे कहते हैं, वो एक स्थिति है। तो मैं ये सीधे तौर पर कहूंगा कि स्थानीय मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दे थे, आर्थिक मुद्दे थे, वो इस चुनाव में हावी रहे हैं, और उनको शायद भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाई। भापने में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो चूक गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है वो धीरे धीरे करके आना जो है वो शुरू होंगे। हालांकि फिलहाल अभी रुझान सामने आए हैं और रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है और कहीं ना कहीं काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का दावा है कि 150 सीट पर वो इस बार जो है जीत दर्ज करने वाली है। लेकिन देखने वाली बात यही रहेगी कि इस बार जो है कांग्रेस सरकार बनाती है, पूर्ण बहुमत की कर्नाटक में सरकार बनती है, या फिर हंग असेंबली जो है वो कर्नाटक में सामने आती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।